हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई कमेंट हो तो फीडबैक में मुझे बता सकते हो। अम, आज मैं अभिजीत चावड़ा जी की एक वीडियो देखूंगा जिसमें वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मुगल्स ने पर्शियन को क्यों कोर्ट लैंग्वेज बनाया या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। अब इस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं अब वो थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ और फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरा ये मानना है कि मानना क्या है, हिस्ट्री में ऐसा होता है कि एक एस्टैब्लिश्ड सोफेस्टिकेटेड एम्पायर होता है, एक नोमैडिक एम्पायर जो उसके आस पड़ोस के एरिया में होता है, जिससे उसकी बाउंड्री लगती है, वहाँ से वो आते हैं। क्योंकि वो नोमैडिक हैं तो वो वॉर की आर्ट्स में या फिर वॉरिंग में जनरली युद्ध करने में सक्षम ज़्यादा होते हैं मुकाबले एक सोफेस्टिकेटेड एस्टैब्लिश सोसाइटी के। क्योंकि उन लोगों का बेसिकली एक हर्डर और एक फार्मर में एक फ़र्क होता है। एक फार्मर एक स्टेबल लाइफ जी रहा होता है, बट एक हर्डर जो होता है उसकी लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जो नोमैडिक पीपल होते हैं बेसिकली वो हर्डर होते हैं, उनके पास जानवर होते हैं, वो पास्चर्स का यूज़ करते हैं अपने जानवरों को फीड करने के लिए, और फिर उन जानवरों के मीट का और उनके जो उनसे डिफरेंट तरीके के फ़ैट, फास्ट गाड़ी आज की पहली एनीवे और उनके जो फैट्स होते हैं, जैसे मक्खन, दूध, ये चीज़ें उनका, और उनके खाल का कपड़ों के लिए, मीट का फूड के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ बार्टर करके कुछ दूसरी चीज़ें भी खरीदते हैं। अभी भी आपको डिस्कवरी चैनल पे अफ़गानिस्तान में वाखान कॉरिडोर एक जगह है जो कि छोटा सा पैन हैंडल है, जो कि चाइना के साथ जाके लगता है। वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, मंगोलिया में बहुत सारी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री मिल जाएंगी जो कवर करते हैं नोमैडिक लोगों को। तो बेसिकली मुगल्स कौन थे? मुगल्स सेंट्रल एशियन टर्किक एथनिसिटी के लोग थे जो बेसिकली नोमैड्स थे ओरिजिनली, सिमिलर सेम एज मंगोल्स जो थोड़े ज़्यादा फेमस हैं। टर्किक लोग इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं, लेकिन वो बेसिकली आप उनको कज़न ब्रदर्स मान सकते हो एक दूसरे का। लुक्स में भी उनके थोड़ा सा आप कह लो कि अगर मंगोल और यूरोपियन मिक्स हो जाए तो टर्किक जैसे से लोग निकल के आएंगे। बट एनीवे, तो हुआ भी यही। टर्किक लोगों ने जो वेस्ट एशिया है, जिसको कि आप अब्बासिड कैलिफेट कह सकते हो, वहाँ पे वो एज अ स्लेव सोल्जर्स गए, उधर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, इधर भी उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अब जो कैलिफेट्स थी उनकी ज़्यादातर लेटर स्टेज में आके, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जो अब्बासिड कैलिफेट है, जो सेकंड कैलिफेट थी, दो मेजर कैलिफेट्स में जो सेकंड कैलिफेट थी अब्बासिड कैलिफेट, जिसके बाद टर्किक लोगों का रूल शुरू हुआ, उसने रिवॉल्यूशन कर दिया था अगेंस्ट अब्बासिड से पहले कौन थे? उमैयद्स के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर दिया था या विद्रोह कर दिया था। और उनकी शुरुआत जो उस विद्रोह की हुई थी वो आज के टाइम का जो मॉडर्न डे आप कह लो सदर्न तुर्कमेनिस्तान और नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ ईरान, तेहरान वगैरह का जो एरिया पड़ेगा, उस जगह से वो लोग कहीं ना कहीं निशापुर वगैरह जो ईरान का एरिया है, वहाँ से वो लोग आए थे। अब्बासिड वो जो पूरी की पूरी एक विरोध शुरू हुआ था वो उस एरिया से शुरू हुआ था। अच्छा, अब आप और अब्बासिड कैलिफेट में जितने भी आप देखोगे ना कि बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जैसे अलबिरूनी या फिर इस तरीके के दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, जिन्हें अलजेब्रा का को जिस स्टार्ट किया था बेसिकली, या फिर कह लो कि अरेंज किया था, क्योंकि अलजेब्रा की कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिया से, कुछ क्या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया से भी मिलती है, जिन बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये सारे जो लोग थे, ये सब के सब इनको जनरली अरब स्कॉलर्स समझा जाता है, बट ये सब के सब ओरिजिनली पर्शियन थे। इवन जिस बंदे को इस्लामिक गोल्डन एज के एंड के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, अल गज़ाली, वो भी एक्चुअली पर्शियन या टर्की या पर्शियन ओरिजिन का मानना चाहिए। हालांकि पैदा हुआ है वो समरकंद में, जो कि आज के टाइम के उज़्बेकिस्तान में, जो कि सेंट्रल एशिया में आता है। बट सेंट्रल एशिया में, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो अर्लियर पर्शियन एम्पायर है, अकेमेनिड एम्पायर, ससेनियन एम्पायर, उनके अंडर ही आता था, ये उनके एरिया में आता था बेसिकली। तो दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि जब तो नोमैड्स ने बेसिकली हमला किया। अब नोमैड्स को के पास पावर होती है, लेकिन उनके पास लेजिटिमेसी नहीं होती। तो लेजिटिमेसी लेने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें, अपना कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है एग्जिस्टिंग
पॉपुलेशन और रूलिंग जो परिवार था या जो रूलिंग ग्रुप था उसके बीच में, ताकि वो इस बात को जायज़ साबित कर सके कि उनका रूल जायज़ है। तो बेसिकली जो पर्शियन थी, क्योंकि जितने भी एलीट थे उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी, और पर्शियन उससे पहले भी अरब्स बेसिकली खुद ट्राइबल्स होते थे इस्लाम के आने से पहले। और पर्शियन जो थे, इस्लाम से जस्ट पहले जो एम्पायर चल रहा था, पर्शियन एम्पायर, सासेनियन एम्पायर, वो वर्ल्ड पावर था बेसिकली। दूसरी साइड पे बैजेंटीन एम्पायर यानी या कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कह सकते हो, बट बैजेंटाइन उसका नाम है स्पेसिफिकली। और इस साइड पे सासेनियन एम्पायर। वो तो जब इतने बड़े बड़े जो एम्पायर होते हैं उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पर्शियन का एक स्कॉलरली इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि नोमैड को लेजिटिमेसी चाहिए, तो उन्होंने उस लैंग्वेज को अपनाया, उस लैंग्वेज को और ज़्यादा डिफरेंट तरीके की चीज़ों में बढ़ावा दिया, जैसे आर्ट्स या कला या लिटरेचर, इन चीज़ों में। तो उस तरीके से उन्होंने उनकी भाषा अपना के अपनी लेजिटिमेसी दिखाई उस साइड पे। और इधर भी वो लोग क्योंकि कर रहे थे, और क्योंकि एक खिलाफत का भी वो था इन्फ्लुएंस, वो भी उन्होंने लिया उनसे, तो उनकी वजह से भी वो इस साइड पे, जो कि इंडिया की लैंग्वेज थी, और क्योंकि इंडिया में शायद एक रिलीजन, मेरे अंडरस्टैंडिंग में एक रिलीजन का भी एस्पेक्ट रहा होगा, कि उन्होंने सोचा कि हम अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज को ज़्यादा भाव देंगे या ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अब क्योंकि ओरिजिनल ये जो है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये नाम भी देखो आप कंट्री के, ये पर्शियन नाम है। स्तान पर्शियन का वर्ड है जिसका मतलब लैंड होता है पर्शियन में। तो इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये ओरिजिनल पर्शियन एम्पायर का पार्ट रहा है, तो इनकी जो इन एरियाज़ में भी जो एलिट रही होगी शुरू के दिनों में, उनकी लैंग्वेज भी पर्शियन ही रही होगी। तो इस वजह से जब वो लोग इधर आए इंडिया की साइड पे, तो उनकी लैंग्वेज तो वो एलिट की ही फॉलो करेंगे ना। जो इवन आज के टाइम में देखो, तालिबान ने हमला कर दिया, काबुल पे कब्जा कर लिया, सब कुछ हो गया, अमेरिका भी छोड़ के चला गया, बट अब वो क्या ढूंढ रहे हैं? अब वो लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये भी करेंगे, हम किसी कंट्री में एक्सटर्नल में दखल नहीं देंगे, हम अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे, लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। ये सारी चीज़ें वो कमिट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों कमिट कर रहे हैं? ताकि उनको लेजिटिमेसी मिले रूल करने के लिए। और वो क्यों कह रहे हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जनता को या जनता की डिमांड को? क्योंकि उनको लेजिटिमेसी मिले, पूरी दुनिया उनको माने कि हाँ, आप इस बात का हक रखते हो कि आप शासन करो अफ़गानिस्तान में। और लोकल लोगों से भी लेजिटिमेसी के लिए वो डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। अब यही चीज़ है कि लेजिटिमेसी के लिए पर्शियन लोकल, जिनके ऊपर उनका अधिकार बाद में हो गया, तो उनकी लैंग्वेज को उन्होंने अपनाना था। इंडिया में क्योंकि एक रिलीजियस डिफरेंस था और उन्हें अपनी सुप्रीमेसी दिखानी थी, तो इसलिए उन्होंने उस लैंग्वेज को अपनाया होगा। और ऑफ कोर्स जिन लोगों ने इंडिया पे हमला किया, बेसिकली वो भी तो छोटे लेवल के नोबल लोग ही थे ना वहाँ के। नोबल मैन का मतलब ज़मींदार या उससे थोड़ी बड़ी कोई टर्म लगा लो। तो उनके भी वहाँ कोर्ट में तो पर्शियन ही यूज़ होती होगी, तो उन्होंने उसी चीज़ को आगे इंडिया में कंटिन्यू किया, ना कि अब जैसे इंडिया में हम देखते हैं मॉडर्न टाइम्स में, हम लोग अपने घर में या तो हिंदी बोलते हैं अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, या फिर अगर कोई पंजाबी भाषी क्षेत्र से है तो वो पंजाबी बोलता है, या साउथ से हैं तो वो साउथ इंडियन बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको टेड टॉक में बोलने का मौका मिले, तो आप ज़्यादा चांस है कि आप इंग्लिश में बोलोगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है, पहली चीज़। दूसरा, इंग्लिश के साथ एक, स्पेशली साउथ एशिया में, एक स्टेटस सिंबल भी जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ पर्शियन के साथ भी थी। उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक कहावत है, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई करम का खेल। इसका मतलब होता है कि उसने फ़ारसी पढ़ी हुई है, उसको फ़ारसी आती है, पर फिर भी उसको तेल बेचना पड़ रहा है, जो कि एक लो स्टेटस की चीज़ मानी जाती थी मिडल एजेस में। तो उसने फ़ारसी पढ़ी हुई है, पर फिर भी उसको तेल बेचना पड़ रहा है। उसकी इतनी बेकार किस्मत है बेसिकली। ये कहने का मतलब है, जो कि हालांकि आज के टाइम में पूरी तरीके से उल्टी बैठती है बात। आज के टाइम में फ़ारसी पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई, दो कौड़ी का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तेल बेच रहा है बंदा, तो मोस्ट लाइकली रिच होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप के ज़्यादातर मालिक मेरे हिसाब से रिच हैं, और पेट्रोल कंपनीज और पेट्रोलियम कंपनीज़ के। बट एनीवे, ये एक हिस्टोरिकल चीज़ थी जो मैंने सोचा शेयर करूँ। तो इससे पता चलता है कि फ़ारसी लैंग्वेज का स्टेटस क्या था उस टाइम पे। अब ऑफ कोर्स क्योंकि रॉयल कोर्ट उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, और रॉयल कोर्ट की लैंग्वेज वो थी, इसलिए उसका स्टेटस था। बट ये चीज़ पीछे से होती हुई आई थी,
और क्योंकि पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर थी उस टाइम में, उसने उन पे प्रोजेक्ट किया, तो वो लोग जब वापस उन पे आए तो उन्होंने उस चीज़ को स्टडी रखा, और फिर उन्हीं का ही एक पार्ट इंडिया में आया। तो क्योंकि वो ये सोच रहे थे, अरे यार हमारी तो सुपीरियर लैंग्वेज पर्शियन है, तो हम इनकी लैंग्वेज क्यों लें, हम अपनी लैंग्वेज इस्टेब्लिश करेंगे। ऑफ कोर्स वो अपने कोर्ट में अपने ही लोग रखते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बाबर के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मुगल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हुआ, बाबर ने स्टार्ट किया था, ज़हीरुद्दीन बाबर। तो रन करने के लिए कोर्ट को और एडमिनिस्ट्रेशन को उसने सेंट्रल एशिया से अपने रिश्तेदारों, लोगों और दूसरे जो उनके भरोसे के लोग हो सकते हैं उनको बुलाया था डिफरेंट तरीके की चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो कोई लोकल लोगों को उसने हायर नहीं किया था। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। उसके पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी, अगर उसकी लैंग्वेज में वो खुद से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो शायद बहुत ज़्यादा ईजी होगा मुकाबले कि वो किसी लोकल बंदे से किसी ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेट करे। क्योंकि लोकल लैंग्वेज मोस्ट लाइकली जब बाबर इंडिया आया होगा उसको लोकल लैंग्वेज तो शायद नहीं आती होगी, मे भी शायद कुछ वर्ड्स आते हों, बट मोस्ट लाइकली उसको हिंदी या देसी भाषा जो भी थी उस टाइम पे इंडिया में वो नहीं आती होगी। बट एनीवेज ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स सी कि अभिजीत जी का क्या कहना है। थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया। If the Turks, the Mughals came from Uzbekistan, then what was this obsession of theirs with the Persian language? Why did they impose Persian and propagate it in Bharat instead of their own mother tongue or Arabic? What special value did Farsi hold in their eyes? That's an excellent question, Gargi. So yeah, it's true. The Mughals were actually Turks. Their language was most likely Chagatai, which is an extinct Turkic language. So their mother tongue was a Turkic language, one of the. नहीं, टर्किक लैंग्वेज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। चागाताई उनकी ट्राइब का नाम था या उनके होर्ड का नाम था। आई एम नॉट श्योर कि चागाताई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज भी है या टर्किश का सिर्फ एक डायलेक्ट है। क्योंकि जो टर्किश लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में भी उज़्बेकिस्तान से लेके तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान में तो खैर पर्शियन बोली जाती है, पर्शियन का एक डायलेक्ट बोला जाता है। बट इवन आई मीन यस, ताजिकिस्तान में स्टिल अभी भी पर्शियन का एक डायलेक्ट बोला जाता है। अफ़गानिस्तान में भी अभी भी पर्शियन का एक डायलेक्ट दर्री वो बोला जाता है। हालांकि पश्तून लोग लोकल आपस में पश्तो में बात करते हैं। तो हाँ, बट मैं कह रहा था कि टर्किक लैंग्वेज अभी भी वेल अलाइव है। टर्की जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला टर्की जो है, कुस्तुनतुनिया वाला टर्की वहाँ से लेके कज़ाकिस्तान तक पूरे एरिया में वो एक दूसरे से म्यूचुअली इंटेलिजिबल है उनकी लैंग्वेज जो वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति किर्गिस्तान से है और कोई टर्की में कुछ बोल रहा है तो वो उनकी भाषा समझ सकते हैं। 100% नहीं, बट 90% से ज़्यादा ही। And yet they used Persian as the court language and the official language in India. So how did this come about? That's a fascinating question. So here's what happened. The original Turkic invader, of the so-called Mughal dynasty was Babur. His son was the extremely weak and ineffective Humayun. Right? Humayun was, he had no great qualities. He was quite kind of a loser, right? So Humayun was बट एंड के दिनों में लड़के ने थोड़ा रिकवर कर लिया था वैसे। defeated by Sher Shah Suri sometime in the 16th century. Sher Shah Suri was you can call him an Indian. He was born, I think, in Bihar. I think he was a Pashtun, but he was an Afghan सरदार, बट वो बॉर्न हुआ था मॉडर्न डे जो बिहार स्टेट है उसके अंदर, और वहाँ से उसने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। Pashtuns are Indians, but they originally are of Indian ethnicity. So Sher Shah Suri was a Pashtun. He kicked this foreign invader Humayun out of India. So Humayun was forced to run for his life, and he went into. बाय द वे, इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट पश्तून पॉपुलेशन अभी भी रहती है। अभी भी इंडिया में करोड़ों नहीं तो ऑलमोस्ट 50 लाख मिलियंस में पश्तून ज़रूर रहते हैं इंडिया में आज के टाइम पे भी। Exile in Iran. He sought refuge in Safavid, Iran. Yes, ये ठीक है। Shah of Iran was Tahmasp, I think, at the time. So what happened was that he spent some time in Iran under the refuge of the Shah of Iran, Tahmasp,
And this Shah of Iran, he agreed to help Humayun recapture Delhi and the kingdom he had lost in India. So after some time, the re-invasion of India happened, and Humayun was. So what happened was that Sher Shah Suri, he was in power in Delhi only for 5 years or so, and He he died. got killed in some stupid gunpowder or something accident. So he did not die in war. He got killed because of some. उसकी डेथ का जो जनरल स्टोरी है वो ये है कि उस ज़माने में ना गन पाउडर नया नया चाइना ने कुछ कपल ऑफ 100 ईयर्स ही हुए थे, तो तोप खाना एक नई टेक्नोलॉजी होती थी उस टाइम पे। तो हुमायूं के शेरशाह के बारे में कहा जाता है कि वो इंस्पेक्ट कर रहा था अपना जो तोप खाना है उसको, और उसी में ब्लास्ट हो गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। Accident, and that's what enabled Humayun to कम बैक। invade India again. And he came into India with the help of the Persians, and he brought with him a great deal of Persian bureaucrats and officials and all that, right? बाबर And ने भी लाए these थे। bureaucrats and officials, see, the Persians are very close linguistically and ethnically to India. The Turks are very different. They are very different from Indians and from Persians as well. So the Persians were well versed with India. They understood India quite well. So Humayun came into India, reinvaded India, and was able to recapture Delhi and his. जो पर्शियन लैंग्वेज है और जो इंडियन लैंग्वेज है, संस्कृत, हिंदी है, मोस्ट नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, वो एक लैंग्वेज फैमिली का भी जो एक सब सेक्शन है इंडो आर्यन, उस लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेजेस है। और जो टर्किक लैंग्वेज है वो इनफैक्ट इंडो यूरोपियन, जो कि PEI, प्रोटो इंडो यूरोपियन, जो कि सबसे मेजर ब्रांच है लैंग्वेज की, उसका भी पार्ट नहीं है। टर्किक लैंग्वेज एक बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी है अपने आप में। His lost kingdom, and he basically employed all these Persians as his staff, as his bureaucracy and officers and all that. And that's how Persian was introduced as the court language of the Mughals. The Turks were basically illiterates. They did not know how to Nomads. administer a great civilization, something as complex as India. The Persians had a lot of experience in that. The Persians themselves, as I said, they understood India quite well. So it was beneficial for Humayun to employ these Persians as his officers, his staff, his bureaucrats, his officers, and all that. And that practice continued in the reign of Humayun's son Akbar. So, then it continued throughout the Mughal Empire. Slowly they became more and more Persianized. Many of these Mughals had Indian mothers, right? Some of them also had Persian mothers and so on. So eventually they became more Indianized and Persianized. And they lost slowly over the generations whatever Turkic heritage they had, to some extent. So that is the reason why the Persian language was introduced into India as the court language and the language of the officials. But the thing is that it only remained as a court language and the language of the officials. It never found its way into the common vocabulary of the Indians, right? Indians still don't really use Persian even after about 2 or 3 centuries of Turkic Mughal rule occupation in which Persian was the court language. Yes, certain words have infiltrated into the so-called Hindi vocabulary. This mongrel language called Urdu is a mixture of Hindi and Persian, and it has some Turkic loan words, and it has a great deal of Persian vocabulary. But the overall grammatical structure and the roots of the language are very much in Prakrit and Sanskrit. Yeah. So that is the only consequence the Persian language had in India. That is the birth of this strange hybrid Urdu language. So that, in short, is how Persian came to be the official court language of the so-called Mughals. If the Turks... अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि क्योंकि सफाविद्स ने हुमायूं की हेल्प की इंडिया को रिकॉन्कर करने के लिए, इसलिए वहाँ से पर्शियन शुरू हुई। जैसा कि मैंने कहा, ये लोग ओरिजिनली उस लैंड से आए थे जहाँ पे पर्शियन ओरिजिनली ही ये पर्शियन इन्फ्लुएंस की जगह है। सदर्न
सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया का सदर्न पार्ट है, स्पेशली टर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में, जैसा कि मैंने बताया, आज भी पर्शियन का एक डायलेक्ट बोला जाता है। ये लोग आए ही उस जगह से हैं जहाँ पे कि पर्शिया का बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है, इनफैक्ट कब्ज़ा रहा है। तो एक तो मुझे ये रीज़न लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि बाबर जब इंडिया आया था तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलता था। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि वो पर्शियन ही बोलता था। इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा कि उन लोगों ने अपनी लेजिटिमेसी के लिए, हो सकता है वो अपने पर्सनल दोस्तों या घर में अपनी, जहाँ उन्होंने शादी की, अपनी फैमिली में वो टर्किक बात करते हैं, अपने क्लोजेस्ट सर्कल के अंदर जो कि टर्किक लोग होंगे। बट एक किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में मुझे लगता है कि वो लोग पर्शियन में ही बात करते होंगे, जैसा कि इंडिया में है इंग्लिश के साथ आज के टाइम पे। बट मैं थोड़ा पढ़ूंगा इस बारे में और लेटर ऑन शायद किसी स्टेज पे शेयर करूं। आप लोग भी अपने एंड पे चेक कर सकते हो। हाँ, दूसरी बात, मैंने एक चीज़ ध्यान दी है, टर्किक लोगों ने बहुत जगह जाके एम्पायर्स बिल्ड किए। पूरा जो आज के मॉडर्न टर्की है वो बेसिकली हेलेनिक लैंड है, सारी की सारी एंशियंट ग्रीस की लैंड है। वहाँ उन्होंने अपना खुद का एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। पर वहाँ उन्होंने ज़्यादातर रशियन और यूक्रेनियन, उस वक्त में जो औरतें होंगी, उनसे शादी की। और जो उनके नई जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स आए वो मिक्स थे, यूक्रेनियंस और रशियंस और ईस्टर्न यूरोपियंस के साथ। इंडिया में भी उन्होंने यही किया, या तो उन्होंने इंडियन लड़कियों से शादी की और उनके ऑफस्प्रिंग्स इंडियन हुए, या फिर पर्शियंस से शादी की। बहुत सारे इंडिया में नवाब वगैरह जो होते थे वो पर्शिया से वाइफ लेके आते थे अपने लिए, या फिर पर्शिया से में जाके शादी करते थे। इसका मुझे रीज़न नहीं समझ आ रहा। हो सकता है बिजनेस टाइज बिल्ड करने के लिए, एम्पायर के बेस पे टाइज बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें की जाती होंगी उस टाइम। बट ये टेंडेंसी आपको टर्किक जितने भी रूलर्स रहे हैं अपनी लैंड से बाहर, यानी कि जैसे साउथ ईस्टर्न यूरोप में या नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में, क्या कहते हैं उसको, इनर एशिया, इनर एशिया या समथिंग कहते हैं, जो टर्की का जो एरिया, टर्की और टर्की के आसपास का एरिया है उसको, उस एरिया में, इवन इजिप्ट वगैरह के साइड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आई डोंट नो, मोस्ट लाइकली अलायंसेस बनाने के लिए शायद ऐसा करते होंगे, जैसा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं होगा कि उनको अपनी रेस में शादी करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो ये एक मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की। बट एनीवेज, थोड़ा मैंने जो सोचा था उससे डिफरेंट इनका जवाब है। बट मैं पढ़ूंगा इस बारे में, हो सकता है मैं गलत हूँ। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।